हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज सबसे टिपिकल चैप्टर जो बच्चों को लगता है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इतना सिस्टमेटिक वे में पार्ट्स में बेटा इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियरली बताऊंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही चैप्टर लगने वाला है। बेटा देखो, लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के साइंटिस्ट का रहा, डॉक्टर सीवी रमन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने रिमार्केबली बताया व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो उसी से शुरू करते हैं। लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, जो कि ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखें तो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। देखिए, तो इतनी ज्यादा स्पीड है कि 8 बार हमारी अर्थ के चारों तरफ 1 सेकेंड में घूम सकती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब इस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, कुछ फिनोमिनन वो शो करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, सीधा स्टार्ट कर देते हैं लाइट व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। नहीं, जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट बच्चों नहीं पता होगा कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लाइट की हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, शैडो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले बात आती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये लाइट जो है ना बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है ना। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है दे शोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और वहां पे जो प्रोपगेशन है बहुत फास्ट होगा। ये डाइवर्जिंग लाइट रेज दिख रही है कि एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए, या अलग अलग डायरेक्शन से लाइट रेज जब आके एक जगह जुड़ती है तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। तो डाइवर्ट से डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब इकट्ठा होना। इज इट क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शैडो फॉर्मेशन, कि जब स्ट्रेट लाइट रेज किसी नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसको हम ओपैक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जिसमें लाइट पास ना हो सके, तो वो एक शार्प शैडो बनाती है उस बॉडी की जो उस लाइट रे के रास्ते में आया। यहां पे आप देख रहे हो सन की लाइट रेज इस प्लैनेट पे गिरी, तो क्योंकि ये लाइट रेज के बीच में आ गया तो इसकी शैडो बन जाती है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन, कि जब लाइट रे किसी स्मूथ शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो ये उसी मीडियम में वापस आ जाती है लाइट रे, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लाइट रे आती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस, इससे टकराने के बाद जो लाइट रे वापस आती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर हाइपोथेटिकल लाइन होती है दोनों के बीच में दैट इज नोन एज नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, 3 नए वर्ड्स आपके सामने आए। अब रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन में तो उसी मीडियम में चले गई, लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए अपना पाथ चेंज करके, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो एयर से यहां पे आप देख पा रहे हो ग्लास में आई, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से बिहेवियर शो होता है, कि रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया, कि अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए स्ट्राइक करने के बाद तो रिफ्लेक्शन, और दूसरे मीडियम में चली जाए तो रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ, ठीक है ना। लाइट रे बेंड कर जाती है। आपने देखा होगा अगर आप एक ब्लेड में से लाइट रे पास करते हो तो क्या होता है, जो पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा उसमें से तो लाइट रे पास हो जाएगी, लेकिन जो ओपैक होगा वहां पे शैडो बन जाएगी। तो बेंडिंग हो जाती है लाइट वेव्स की ऑब्स्टेकल के चारों तरफ, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है। डिस्पर्शन होगा कि जब लाइट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाए, देन इट इज नोन एज डिस्पर्शन। प्रिज्म में से जब एक सिंगल बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, विबग्योर ऑब्टेन करते हैं हम, विबग्योर।
तो इसको कह देते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर एक और यहां पे हम प्रिज्म रख दें और उसमें से लाइट रे पास करें तो दोबारा से हमें व्हाइट लाइट ऑब्टेन होगी। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, न्यूटन्स डिस्क, कि अगर विबग्योर के कलर्स को, विबग्योर को अगर एक सर्कल बना के हाई स्पीड पे रोटेट किया जाए, कि एक कार्डबोर्ड लेके हम उस पे ये सातों के सातों कलर्स कर दें और उसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, देन व्हाइट लाइट इज ऑब्टेन्ड। दिस इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो उल्टा भी पॉसिबल है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, शैडो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। जहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताइए। पोलराइजेशन, वो डायरेक्शन जिसमें लाइट वेव वाइब्रेट करती है वो क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन। अब ये देखिए, एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव है और जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वाइब्रेटिंग मोड में ट्रेवल कर रही है तो इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव या प्लेन पोलराइज्ड वेव। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट रेज शो करती है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड लाइट की है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये डिफरेंट आपको यूनिवर्स के ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सन से अर्थ तक लाइट आने में इतना टाइम लग जाता है, अर्थ से मार्स में जाने में, अर्थ से मून तक आने में। तो दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब इतनी लाइट है कि 8 बार 1 सेकेंड में अर्थ के चारों तरफ वो घूम सकती है। अब जो लाइट वेव्स है ना बच्चों, लाइट वेव्स दोनों तरह का बिहेवियर शो करती है। वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वो वेव नेचर भी शो करती है। वेव नेचर अभी मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, लाइट वेव किस तरह की वेव्स हैं, लाइट रेज। रे ऑप्टिक्स इसीलिए कहते हैं इसको, इसकी स्टडी को, ठीक है ना। और जब वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ऐसा वेव नेचर लाइट का जहां पे हम इंटरफेरेंस को और पोलराइजेशन को पढ़ेंगे तो वो वेव नेचर हो जाएगा, अदरवाइज पार्टिकल नेचर होता है। क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगा? पक्का? चले आगे हम। चलिए, अब सोर्सेज ऑफ लाइट, अलग अलग टाइप के सोर्स होते हैं बच्चों लाइट के। एक होता है ल्यूमिनस सोर्स और दूसरा हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स, क्या फर्क है दोनों में? ल्यूमिनस का मतलब होता है बच्चों जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट इमिट करे, इमिट लाइट इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस सोर्स। तो जैसे सन है, स्टार्स हैं, ये खुद की लाइट इमिट करते हैं तो क्या हो गए? ल्यूमिनस सोर्स। अब ये आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल में आ जाएगा आपका कैंडल, है ना, इलेक्ट्रिक लैंप्स। तो ये क्या हो गए? आर्टिफिशियल ल्यूमिनस, ये नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होंगे कि खुद की लाइट तो इमिट नहीं करते बट बिकम विजिबल। कब विजिबल हो जाएंगे? जब ल्यूमिनस सोर्स की लाइट इनके ऊपर गिरेगी, ठीक है। तो प्लैनेट्स, मून, खुद की लाइट नहीं है ना इनकी। आज की खुद की लाइट है या नहीं है? नहीं है। इसके अलावा वुड, टेबल, ये आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्स हो गया। तो खुद की लाइट है तो ल्यूमिनस, नहीं है तो नॉन ल्यूमिनस। इसी तरह मीडियम ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट होता है। मीडियम ऑफ लाइट का मतलब है बच्चों वो सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट करे या ट्राई करे प्रोपेगेट की, थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट मतलब ट्रेवल करे और टेंड टू प्रोपेगेट, कोशिश करे, तो वो क्या कहलाएगा? मीडियम ऑफ लाइट। अब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स। 3 टाइप के होते हैं मेनली। सबसे पहला हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या मीडियम। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है?
ऐसी बॉडीज थ्रू विच लाइट पासेस, है ना, जिसके थ्रू लाइट इजिली पास हो जाए, प्रोपगेट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट बॉडी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ग्लास है, वाटर है, एयर है, इनमें से लाइट इजिली पास हो जाती है, प्रोपगेट हो जाती है। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, कि 50-50 वाला मामला है। ए पार्ट ऑफ लाइट इज पास थ्रू दैट, पार्ट ऑफ लाइट इज पास्ट, पूरी की पूरी लाइट पास नहीं होती, लेकिन उसका एक पार्ट उसमें से पास हो जाता है, वो क्या होंगे? ट्रांसलूसेंट। जैसे पैराफिन वैक्स हो गया, वैक्स में से लाइट कुछ पार्ट पास हो जाता है। पेपर पे आप ग्रीस लगा दो, ग्रीस पेपर, उस केस में भी ऐसा ही होता है। और तीसरा बच्चों हो जाएगा ओपैक, ओपैक, ओपैक ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट नहीं पास होती, नॉट एट ऑल। जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हैं या मैं जिस चेयर से सेशन ले रहा हूं, डेस्क जिस पे आप बैठते हो, इनमें से लाइट पास होती ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ओपैक ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली, हमने सोर्सेज की बात कर ली, हमने मीडियम ऑफ लाइट की या बॉडीज की बात कर ली। अब बात करते हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में, बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट होती है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन पाथ, जहां पे लाइट ट्रेवल करती है होमोजेनस मीडियम में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पाथ थ्रू विच लाइट इज ट्रेवलिंग। तो जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसकी तरफ एरो होता है, स्ट्रेट लाइन का एरो जिस तरफ होगा मतलब लाइट उस तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो लाइट रे एक पॉइंट से, एक पॉइंट सोर्स से किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है ना। तो जब वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए तो वो क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस, अभी मैंने बताया था। और जब बहुत सारी लाइट रेज एक जगह मिल जाती है तो क्या कहलाता है? कन्वर्जेंस। तो एक पैरेलल या बंच ऑफ लाइट रेज और बंडल ऑफ रेज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड बीम। बंडल ऑफ लाइट रेज, बंच ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये कन्वर्जेंट बीम हो गया, सॉरी दिस इज डाइवर्जेंट एंड दिस इज कन्वर्जेंट बीम। लेकिन जब एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे हो देन इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो रे और बीम का डिफरेंस समझ में आ गया। रे स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जब बहुत सारी लाइट रे एक पॉइंट से अराइज होती हैं देन इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं दिस वन, दिस वन, दिस वन, इज इट ए बीम ऑफ लाइट? नो, दीज आर रेज ऑफ लाइट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ऐसे होता तो ये बीम ऑफ लाइट होती, ये डाइवर्जेंट बीम, ये कन्वर्जेंट बीम। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात कर लेते हैं कि ये एक सरफेस है हमारा, एक लाइट रे आती है यहां पर, स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर टू एवरीवन? कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, सेम मीडियम में जानी चाहिए। तो वो लाइट रे जो आ रही है उसको हम क्या कह देते हैं? इंसिडेंट रे। जो स्ट्राइक करने के बाद जाती है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो इनके परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाता है? नॉर्मल टू द प्लेन। अब सरफेस के बेसिस पे दो तरह का रिफ्लेक्शन हो सकता है, रेगुलर एंड इरेगुलर, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर सारी की सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चली जाए तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रेगुलर सरफेस आर पैरेलल टू, देखिए ये आई यहां पे, ये आई यहां पे, ये आई यहां पे, तो ये इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं अगर एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो अलग अलग एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी हमारे सरफेस पे और अलग अलग एंगल से ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होती है एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाएगा?
इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दोनों टाइप पता चल गया आपको, रेगुलर एंड इरेगुलर। क्लियर? नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक है। दो इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा। नंबर वन, इंसिडेंट रे, दिस वन रिफ्लेक्टेड रे जो हिट करने के बाद जाती है, दिस वन, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द सरफेस लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर हो गया? दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कि अगर ये 45 डिग्री से आ रही है तो 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी, 30 डिग्री से आ रही है तो 30 डिग्री से ही इसका रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड ये वर्ड्स जो थे, तो मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जो आने वाली लाइट रे है, दिस वन, ये ओ हो गया, दिस इज ए, तो ए ओ इज इंसिडेंट रे और ये ओ भी इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कि जहां पे लाइट हिट करेगी, दिस ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? Normal line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. Angle of incidence, angle of reflection, angle I और angle R। तो टर्मिनोलॉजी भी आपको क्लियर हो गई। दोबारा से दोनों लॉज बता देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंड सेकेंडली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। याद आ जाएगा बच्चों आपको ये बात? चलिए, अब बात आती है कि इमेज फॉर्मेशन क्या होती है। तो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़े, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज होते कितने टाइप की, टाइप्स ऑफ इमेजेस। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी लाइट रे के पाथ में आता है तो उसकी शैडो बनती है, हमें पता है। तो इमेज क्या होती है? इमेज क्या होगी? ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइट रे एक्चुअली मीट करे या मिलती हुई दिखाई दे, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज। ठीक है? अब यहां पे देखिए, एक स्मूथ सरफेस है मिरर का, ये आपको दिख रहा है, ये इंसिडेंट रेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब अगर ये एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज जो बनेगी उसको क्या कहेंगे हम? रियल इमेज। लेकिन अगर ये मिलती हुई दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसी इमेज क्या कहलाएगी? वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब दो टाइप की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज। रियल में एग्जैक्टली जो लाइट रेज है वो मीट करती है, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं हम। वर्चुअल इमेज में एग्जैक्टली लाइट रेज मीट नहीं करती, तो ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक? तो रियल और इन्वर्टेड दो टाइप की इमेज है, एक्चुअली मीट करती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। और हमारी आईज में जो रेटिना है वो इस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करके दिखाता है। रेटिना का काम क्या है? इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करना। ठीक है? इसका मतलब वर्चुअल में उल्टा हो जाएगा, लाइट अपीयर टू मीट, तो उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और ऐसी इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है बच्चों? तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इफ बट है तो प्लीज एक बार आप बताइए मुझे कि सर यहां पे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। क्योंकि इसके बाद हमें बात करनी है मिरर की, कि टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बाय नीति के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट एक बार पूछ लीजिए। तो मिरर सिंपल वर्ड में आप क्या समझते हो? व्हाट इज मिरर? चलिए बताइए आप में से कोई, मिरर क्या होता है? कि ऐसा हाईली पॉलिश सरफेस, कोई भी पॉलिश सरफेस आपने देखा होगा ना, घर में जो मिरर होता है उसके बैक साइड में पॉलिश सरफेस होता है। तो पॉलिश सरफेस होगा, पॉलिश होगा तो स्मूथ भी होता है। तो हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस जो क्या कर सकता है? कैपेबल ऑफ
रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कह देते हैं? मिरर कह देते हैं बच्चों। दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में भी देयर आर टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। तो अब इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मिरर क्या होता है आपको बता दिया मैंने, टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे और इन मिरर्स के डिफरेंट टाइप के मिरर्स के यूजेस क्या है बच्चों। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक ऐसा पॉलिश सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो भी इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये जो सरफेस है यहां पे पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और ये जो लाइट रे इस पे गिर रही है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई? दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप हो जाएंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। अब पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की बेटा। अभी तक आपको ये तो पता चल गया कि ऐसा पॉलिश सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना? तो हमारा जो मिरर है उसको हम प्लेन मिरर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा? प्लेन होगा। देखिए कर्व नहीं है ना किसी भी तरह से। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या हो, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है वो अगर मिलती है एग्जैक्टली सरफेस पे तो वो क्या हो जाएगी? रियल इमेज। एंड अपीयर टू मीट देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूं आपको। तो जो प्लेन मिरर्स हैं बच्चों, वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर्स, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जो होगी ना बेटा वो ये होगी कि इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सेम साइज की बनेगी, एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जितना आगे हम हैं उतना ही पीछे। आपने देखा होगा ना, मिरर में आप आगे जाते हो पीछे जाते हो तो आपकी जो इमेज है वो भी चेंज होती रहती है। क्लियर टू एवरीवन? दूसरा कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर में वो फ्रंट बैक रिवर्सल है। फ्रंट बैक रिवर्सल है ऑब्जेक्ट का। ये क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये वर्ड है और ये हमारा प्लेन मिरर है, तो आपको ये कैसे दिखाई देगा? तो ये क्या हो गया? जो फ्रंट है उसका बैक रिवर्सल है, राइट? कि लेफ्ट हैंडेड ऑब्जेक्ट जो है वो राइट हैंडेड दिखाई देता है और राइट हैंडेड जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंडेड दिखाई देता है, और इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। बताऊंगा आगे। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु? तो ये कहां यूज होते हैं? हमारे जो प्लेन मिरर्स है कहां यूज होते हैं? यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स बताइए। अब तक तो आपको आइडिया आ गया होगा प्लेन मिरर कहां यूज होगा। बार बार से इसको यूज करते हैं। आपकी जो पीछे की साइड की कटिंग होती है हेड के पीछे, तो वो दिखाने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं। शो बैक साइड ऑफ द हेड, है कि नहीं? सोलर कुकर में प्लेन मिरर यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए। पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप जो बनाते हैं बच्चे, उनमें ये यूज किया जाता है। और आर्मी पर्सनल जो हैं, स्काउट्स जो हैं, वो सिग्नलिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये सारे कुछ यूजेस होते हैं हमारे प्लेन मिरर्स के। और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं बट मेन जो थे मैंने आपको वो बता दिए। ठीक है? यहां तो कोई समस्या है किसी को? बोलो, अदरवाइज आगे चलते हैं।
अभी तक जो मैंने आपको बताया एक बार उसको मैं समराइज कर देता हूं 1 मिनट में, कि इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, डिस्टेंस जो है इमेज और मिरर के बीच में इक्वल होगी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दिखती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दिखती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, कि जहां पे लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द राइट एंड राइट साइड सीम्स टू बी द लेफ्ट साइड। और इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा एम्बुलेंस वर्ड जो है उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस पे, क्यों? क्योंकि जब मिरर में, प्लेन मिरर में जब देखेगा तो दूसरा व्हीकल वाला, तो उसको वो सीधा दिखाई देगा, जिससे वो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको रास्ता दे देता है। ठीक है, आप अपनी इमेज देखते हो तो ऐसा नहीं लगता कि कोई तुम्हारा ट्विन खड़ा है सामने, क्योंकि वो आइडेंटिकल इमेज होती है, और इस फिनोमिनन को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये यूजेस मैंने बताया, आपका जो घरों में देखने के लिए मिरर होता है, क्लेडोस्कोप में स्काउट और आर्मी पर्सनल यूज करते हैं सिग्नलिंग के लिए। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स में इतना ही कुछ है। अब ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का जो या तो अंदर की साइड कर्व हो या बाहर की साइड कर्व्ड हो, उसको हम कह देते हैं स्फेरिकल मिरर। तो एक तरफ तो कैसा होगा, कर्व सरफेस होगा, और दूसरी तरफ पॉलिश्ड सरफेस होगा, याद रहेगा। तो दो तरह के मिरर होते हैं, आपको पता है, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो कौन से में क्या होता है, कॉनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर होगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, अंदर कौन, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है तो कॉनकेव, केव के अंदर कौन है, गुफा के अंदर कौन है नहीं पता ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की साइड होगा, ये वाला, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर तो कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर तो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब टर्मिनोलॉजी बता देता हूं इससे रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आता है, जो बच्चे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? एक लाइन है, यहीं पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, उस लाइन को क्या कह रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद चलिए पोल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज पोल? ज्योमेट्रिक सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या कहलाएगा, पोल। ठीक, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या होता है, ये वाला सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अगर इसको पूरे को हम एक होलोस्फेयर मान लेते हैं, डॉटेड लाइन इसीलिए मैंने बनाई है तो उस होलोस्फेयर का जो सेंटर होगा, जिसका मिरर भी एक पार्ट है, वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ होलोस्फेयर, ठीक है, ऑफ विच मिरर इज ऑल्सो ए पार्ट। यहां पे कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ऑल्सो अ पार्ट। तो तीन चीजें क्लियर हो गई अब तक आपको। आपको प्रिंसिपल एक्सिस पी का पता चल गया, आपको पोल का पता चल गया, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये वाला आर। अब ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ होलोस्फेयर, वही बात आ गई ना, रेडियस ऑफ होलोस्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो चारों वर्ड आपको समझ में आ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल। क्लियर टू एवरीवन? कोई किंतु परंतु विपट नहीं होना चाहिए। आगे चलें, एक छोटा सा वर्ड और बताता हूं आपको, अपर्चर। इसमें भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर कि चलिए मान लेते हैं ये हमारा मिरर है, ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, इसमें नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, और ये दूसरा वाला बना देते हैं। ठीक, तो अपर्चर क्या होता है?
इफेक्टिव डायमीटर, ये वाला पूरा एरिया वो क्या कहलाएगा? अपर्चर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसका जो पूरा डायमीटर है वो क्या कहलाता है? अपर्चर। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की पहले आज। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, गुफा के अंदर, केव के अंदर कौन, आपको याद रखना, केव में कौन अंदर, ठीक है, याद रह जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर्स में अब बात करते हैं दो और वर्ड्स की। रेडियस मैंने आपको बता दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये वाला पार्ट। इसके साथ आता है फोकल लेंथ। ठीक, व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? हमारी फोकल लेंथ। याद रह जाएगा। तो जो फोकल लेंथ है वो बच्चों हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ना तो मीडियम पे डिपेंड करती, मिरर के नेचर पे डिपेंड वो नहीं करती है। याद रहेगा। तो स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये वाला पार्ट, P टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, वो लाइन जो जोड़ती है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और आर का हाफ हो जाती है। चलिए अब कुछ रूल्स हैं बेटा, उनकी बात कर लेते हैं कि जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगी उसके लिए कौन कौन से रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो पास हो जाएगी थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, चाहे वो इधर से आए चाहे वो इधर से आए। ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ये पहला रूल होता है। इज इट क्लियर? याद रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए दूसरा रूल क्या कहता है? अगर एक लाइट रे फोकस में से पास हो रही है तो उल्टा हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने जो देखा था उसका जस्ट रिवर्स हो गया। पहले कहां से आ रही थी? ऐसे आ रही थी, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो रही थी। अब क्या है? इधर से आ रही है, फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये भी क्लियर होगी बात। तीसरा, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ फॉलो करेगी, मतलब 180 डिग्री से वापस चली जाएगी, टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो पहले में क्या था कि पैरेलल आई फोकस पे, दूसरे में क्या था फोकस से आई पैरेलल हो गई, और तीसरे में सी से आई और सी से ही वापस चली गई। क्लियर कर बात? चलिए अब अगर लाइट रे जो कि पोल पे इंसिडेंट हो रही है, ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसी एंगल से वापस जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई विल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो इंसिडेंट रे उसी एंगल से, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर इंसिडेंट कहां पे हो रही है? पोल पे, स्ट्राइक कहां कर रही है? पोल पे, तो उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, क्योंकि इसके बाद हम इन्हीं रूल्स के बेसिस पे इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट को कहां कहां हमने रखा है और उसके बेसिस पे कहां कहां उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, अब ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर दो मिरर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो, राइट, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो अगर उनके बीच के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये M1 है, ये M2 है, अगर इन दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे को
फेस कर रहे हो तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस, राइट? ये आपको क्लियरली पता होगा। तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा बेटा तो क्या होगा? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म, राइट और रॉन्ग? है ना? या हम कह सकते हैं कि मोर देन वन इमेजेस फॉर्म। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इंक्लाइंड मिरर्स जो जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहे हो वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कैसे आप निकाल सकते हो। देखिए दो तीन केसेस हैं। नंबर वन, इफ n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा होगा, तो अगर ये है n इज अ फ्रैक्शन, इफ n इज अ फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट के। अब मान लीजिए n एक इंटीजर है, इवन इंटीजर, तो कितनी इमेजेस बनेगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n माइनस वन, ठीक? और अगर ये है बच्चों एक ओड इंटीजर, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n प्लस वन। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो अब मान लीजिए कि दो मिरर हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा उनके बीच में 0 हो गया, ये वाला केस है, दे आर पैरेलली। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। दीपावली पे आपने देखा होगा आजकल का ऑनलाइन आपको चीजें मिलती हैं कि मल्टीपल दियाज आपको दिखाई देते हैं, कि दो प्लेन मिरर्स के बीच में दिया रख देते हैं तो उनकी मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारे दिया आपको दिखाई देते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी इनफाइनाइट, लेकिन उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ठीक है बच्चों? तो ये सिंपल मेथड है, सिंपल वे है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्लेन मिरर के केस में, ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं उन रूल्स को कहां हम अप्लाई कर सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो 6 केसेस है बेटा। कॉनकेव मिरर के केस में बिल्कुल सिंपल है, आप सिस्टमेटिक वे में ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। अब हमें नहीं पता, केस 1 हमने लिया है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां पे है, ठीक है? तो इंफिनिटी से जब लाइट रेज मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी यहां पे। क्लियर? तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। किसी भी पॉइंट से आए इंफिनिटी से, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट फोकस। अब जब फोकस पे है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का। तो पोजीशन तो क्या होगी? एट फोकस। साइज क्या हो गया? पॉइंट साइज। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा याद रखना। कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे इरेक्ट इमेज बनेगी, अदरवाइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले 3 केस याद रखने की या समझने की जरूरत है। दूसरा केस क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए। तो जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। पहली बात तो बिटवीन सी एंड एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो इन दोनों के बीच में इमेज बनेगी और स्मॉल साइज होगी। तो पॉइंट साइज, पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा है साइज। तीसरा केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी, तो आफ्टर हिटिंग द सरफेस इमेज कहां पे बनेगी?
कहां पे बनेगी, एट सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी, सेम साइज की होगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज होगा, और रियल और इन्वर्टेड तो है ही है। अब देखिए रिवर्स होती चली जाएंगी चीजें, पहले कहां थी हमारी, इंफिनिटी पे फोकस पे बनी, इंफिनिटी से एफ पे, ठीक है, सी पे थी, बियॉन्ड सी थी सॉरी, तो कहां बनी, सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी है तो एट सी, क्योंकि उसी बात से वापस आ जाती है, रूल में आपने पढ़ा होगा, याद है तो। अब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, तो जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ये हमारा सी है, सी से पीछे की साइड में, यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। देखिए इमेज का साइज पहले पॉइंट साइज था, फिर स्मॉल हुआ, फिर सेम साइज, अब एनलार्ज हो जाएगा, एनलार्ज, ये इमेज थी सॉरी ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज का साइज आप देख सकते हो एनलार्ज्ड है ना, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रियल और इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है। अब एट फोकस, तो उल्टा कर दो, जब इंफिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनी थी, सी पे बनी थी, सॉरी एफ पे बनी थी, अब उल्टा कर दो, फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, लाइट रेज कन्वर्ज ही नहीं होंगी, मिलेंगे ही नहीं, और जब तक लाइट रेज मिलेंगे नहीं क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनेगी, ऐसे चलता रहेगा। अब हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगी, पता ही नहीं कितना साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड, तो देखो ग्रेजुअल इंक्रीज है, से पॉइंट, स्मॉल, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, ये इमेज का साइज है, सब में अभी तक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ और पी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहां कहीं, ये देखिए बिटवीन फोकस एंड पोल, यहां पे आपको ध्यान रखना है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, ये डॉटेड लाइन का मतलब बिहाइंड द मिरर, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है, लार्जर साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, याद रह जाएगा आपको। आपके लिए एक बार मैं समराइज करता हूं सारी चीजें फटाफट से, देखिए यहां पे हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन, फिर नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज। 6 केसेस है हमारे पास। पहला केस क्या है बच्चों हमारा, नंबर 1 एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी, एट फोकस। नेचर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी। दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगी हमारी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड, लेकिन स्मॉल साइज, साइज बढ़ता जाएगा, हर बार साइज बढ़ता जाएगा। तीसरा केस, थर्ड एट सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सी पे ही इमेज बनेगी, बाउंस बैक हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ में क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, बियॉन्ड सी, तो रियल इन्वर्टेड तो होगी लेकिन एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। और वापस से ये फर्स्ट था, ये फिफ्थ केस हमारा, अगर एफ पे है ये वाला, इसको रिवर्स कर देना है, एफ है तो इमेज क्या बन जाएगी, एट इंफिनिटी,
रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, पता ही नहीं है कहां पे बनेगी। एंड लास्टली बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन, यहां पे इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या आप अपना समरी शीट बना लीजिए। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। अब यूजेज क्या क्या होते हैं कॉनकेव मिरर को, हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? ये कॉमन यूज है, आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट है उसमें यूज किया जाता है, जो सर्च लाइट्स होती हैं उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि कन्वर्ज करती हैं ये, या डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्ज करती हैं, लाइट पे स्प्रेड हो जाएंगी, तो पावरफुल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड। टॉर्च में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शेविंग मिरर, लार्ज इमेज मिल जाती है हमें फेस की। डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं इसको, इंटरनल इमेज जो अगर हमें देखनी है टीथ की तो। और सोलर फर्नेसेंस भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक डिफरेंस आपको अभी तक पता चल गया। कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो अभी हम देखने वाले हैं। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी इफ बट है तो आप एक बार प्लीज 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 मुझे बताइए। ठीक है, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बता दो, अदरवाइज फिर हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा याद रखना बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ये थंब रूल कह सकते हो आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, अब ये अपराइट भी होंगी, बहुत सिंपल सा इसका यू कैन से इमेज फॉर्मेशन का है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, पहली बात तो ये है कि अगर एक लाइट रे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट रे, तो ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ठीक है, ये फोकस था, यहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। सेकेंडली, उल्टा कर दो इसको, फोकस की तरफ जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले में क्या हुआ था, पैरेलल आई तो डाइवर्ज होगी फ्रॉम द एफ, दूसरे में क्या हुआ, एफ से आई तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वही बात रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग द सेम पाथ, सी से सी की तरफ वापस। और पोल पे अगर रिफ्लेक्ट होती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये चार रूल है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? बिहाइंड द मिरर एट एफ, बिहाइंड द मिरर एट एफ। तो पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हो इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फाउंड। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो अगर इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज इज फाउंड। दो ही केस है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। दूसरा केस क्या है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और इमेज भी कहां बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ।
पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी इमेज बनेगी, और स्मॉल साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बिटवीन पी एंड एफ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज स्मॉल साइज्ड। तो दो ही केस हैं, तो वहां पे 6 केसेस थे, यहां पे दो, टोटल 8 केस आपको याद रखने हैं। यूजेस क्या है, यूजेस क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के? कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर, हमारे जो गाड़ी का जो साइड वाला मिरर होता है या बीच में गाड़ी के ऊपर लगा होता है, ड्राइवर सीट के सेंटर में लगा होता है वो मिरर। सिक्योरिटी मिरर आपने देखा होगा, जहां पे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट आते हैं, कार्स आते हैं, वहां पे सामने वाले व्हीकल को देखने के लिए इस तरह से मिरर लगा दिया जाता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और सन ग्लासेस को टेलीस्कोप में जो मिरर लगाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, या वो भी कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छा चलो अब एक दो क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एक तो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको भी आइडिया है कि भाई हमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक है, दिस इज अ मिरर, पॉलिश सरफेस है। अब यहां पे हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट के सामने 1 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स हैं, 1 2 3 3 कार्ड यहां पे दिख रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये इंसिडेंट रे है, तो कौन से नंबर का कार्ड रिफ्लेक्ट होने के बाद दिखाई देगा मिरर में, बताइए। अब देखो सिंपल सा तरीका है, क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये एन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो उसी उतने ही एंगल के थ्रू रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ट्रेवल करेगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो कार्ड 3 विजिबल होगा ना, 1 और 2 में तो वो आएगा ही नहीं रिफ्लेक्शन के बाद, तो कार्ड 3 विल बी विजिबल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। तो उससे पहले थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बता दूं आपको। पहले साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए देखिए, हमेशा याद रखना, ये जो कैस्ट्रेशियन साइन कन्वेंशंस है नए, उसके हिसाब से पोल से जो भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस होंगी लेफ्ट, वो हमेशा नेगेटिव होंगी, राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव होंगी, अपवर्ड होंगी वो पॉजिटिव होंगी, डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव होंगी। याद रह जाएगा। क्या क्या बताया कि सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाएंगे पोल से, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। राइट में पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। बात कर, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला की, मैग्निफिकेशन की। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन की, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है रिफ्रैक्शन? सिंपल वर्ड्स में चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज, जब वो पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको बच्चों हम कह देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर टू एवरीवन? और द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहां पे आप देख सकते हो कि आपने फील किया होगा स्विमिंग पूल की जो हाइट है, जो बॉटम है, वो उठा हुआ दिखाई देता है ना? या आप एक ग्लास में पानी भर के उसमें अगर एक लेमन या पेंसिल डालते हो तो वो भी उठी हुई दिखाई देती है या तिरछी दिखाई देती है। वो क्यों होता है सारा? वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है बेटा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? हमने रिफ्लेक्शन ऑलरेडी पढ़ा, अब बात कर रहे हैं हम रिफ्रैक्शन की। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कि अगर बाउंड्री से टकराने के बाद दो मटेरियल के बीच में जो बाउंड्री है, जो सरफेस है, वहां टकराने के बाद अगर लाइट रे उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको तो कहते हैं हम रिफ्लेक्शन।
कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम आफ्टर हिटिंग द सरफेस। तो जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही मीडियम में लाई करते हैं, एक ही मीडियम में प्रेजेंट होती है बच्चों। लेकिन अगर लाइट रे सरफेस को हिट करने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, कि एयर से यहां पे आप देख पा रहे हो ग्लास में चली गई, जो इंसिडेंट रे थी वो तो कहां पे है, एयर में है, लेकिन रिफ्रेक्टेड रे कहां पे है, वो कहां पे है, ग्लास में। तो वो प्रोसेस, वो फिनोमिनन क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो मीडियम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के अलग अलग होंगे, लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में, सेम मीडियम में लाई करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्यों होता है ये रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अब आपको पता है कि जितने भी वेव्स हैं वो ये प्रोसेस शो करती हैं, वो ये फिनोमिना शो करती हैं, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल में, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है, राइट? तो इसीलिए रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होता है। अब कैसे हम देख सकते हैं, विजुलाइज कैसे कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को? ये देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंगल आर। दोनों मीडियम आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, एक एयर है, एक ग्लास है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि डायरेक्शन क्या होगी रिफ्रैक्शन की? अगर लाइट स्लो डाउन हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाए और वो स्लो डाउन हो जाए तो वो नॉर्मल की तरफ, टुवार्ड्स नॉर्मल, ठीक है? और अगर इसकी स्पीड बढ़ जाए, लाइट मूव करेगी, बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है आई, अगर स्लो डाउन हो जाता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर जाती है और वो बेंड करेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? तो जो सेकंड मीडियम क्या कहलाएगा, डेंसर देन द फर्स्ट मीडियम, क्योंकि डेंस चीज में स्पीड कम होगी ना। जो देखिए, हमारे को पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीन तरह के पार्टिकल्स या मीडियम होते हैं। यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज पार्टिकल्स है, कोई स्पेस नहीं है, तो ये डेंस मीडियम है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें लिक्विड के साथ या गैस के साथ, तो गैसेस में तो सबसे ज्यादा स्पेस है, तो एयर रेयर मीडियम हो गया और ग्लास डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर से डेंसर में जब जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ओनली 19.5 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब सॉलिड से गैस में जा रही है, रेयर डेंसर से उल्टा हो गया, रेयर मीडियम में जा रही है, तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी एंड इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे 19.5 था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसर से रेयर में जाने पे स्पीड बढ़ेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। रेयर से डेंसर में आएगी तो स्पीड घटेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। और व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है लाइट का, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, कि कौन कौन से मटेरियल यहां पे प्रेजेंट है। एयर या ग्लास है, या एयर या वाटर है। तो यहां पे देख रहे हो, एयर तो दोनों केस में क्या है, रेयर मीडियम है, यहां पे भी रेयर मीडियम है। लेकिन ग्लास सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, ये सबसे ज्यादा डेंस है, ये इसके कंपैरिजन में कम डेंस है। तो आप देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे लीस्ट है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो सॉलिड के केस में रिफ्रैक्शन लीस्ट होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा, और
गैस में सबसे ज्यादा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द material medium or combination of the material medium. Is it clear to everyone now? ठीक है, हो गया ये। अब बात आती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या हो गया? ग्लास स्लैब वही हमारा क्या हो गया, एयर टू ग्लास। एयर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बताऊंगा क्या होता है आगे थोड़ा सा, पहले हम ग्लास स्लैब की बात कर लेते हैं। ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस मान लीजिए टी है, राइट, एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे ए ओ ए आई जो ओ पे इंसिडेंट होती है, तो जो ये एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये नॉर्मल विदाउट डेविएशन, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर बना रही है, ये एंगल आई है, राइट। क्लियर टू एवरीवन? सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द मीडियम। अगर ज्यादा थिकनेस है तो ऑब्वियस सी बात है लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स से शो कर रहे हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड एक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तीसरा फैक्टर, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई पे डिपेंड करेगा, इसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल आई के भी। एंड लास्टली वेवलेंथ, फोर्थ पॉइंट इज जिसपे डिपेंड करता है वेवलेंथ, लैम्बडा। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन चार पैरामीटर्स पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए एक न्यूमेरिकल देता हूं आपको, 1 मिनट एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए हमारे पास एक लाइट वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा कितनी है, 5895 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये वैक्यूम से ट्रेवल करता है एक मीडियम में, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो म्यू दिया हुआ है हमें, हमारे पास वेवलेंथ है, तो आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ इन मीडियम। सिंपल सा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू सी अपॉन एन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो 3 इंटू 10 रेज पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, तो कितना आ गया, 2 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? आप वेवलेंथ कैसे निकालेंगे मीडियम की, वेवलेंथ अपॉन एन, क्योंकि हमें पहले वेवलेंथ दी हुई है लाइट वेव की, तो 5895 और एन कितना आ गया हमारा 2 इंटू 10 रेज पावर 8, तो इसका हाफ हो जाएगा 3930 एंगस्ट्रॉम। क्लियर टू एवरीवन? कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आई होगी बात, क्योंकि अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। चलिए पहले आपको अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कुछ नहीं, सिंपल रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, इन पेयर ऑफ मीडियम। मीडियम
1 और मीडियम 2। मान लीजिए ये हमारी ग्लास स्लैब है, तो एयर तो मीडियम 1 हो गया और ग्लास स्लैब हमारा मीडियम 2 हो गया। तो इन दोनों मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन या म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अब वेलोसिटी वी होती है। अब देखिए ये 1 एंड 2 क्यों लिखा गया? अगर हम कंपैरिजन करते हैं मीडियम 1 का मीडियम 2 के साथ, कंपैरिजन जिसके साथ है वो बाद में लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, और जिसके साथ कंपैरिजन है वो नीचे लिखा जाएगा। अगर मैं कर देता मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या होता? म्यू 2 1 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या 2n1 n2 अपॉन n1। तो इट इज सिंपली रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। क्लियर टू एवरीवन? लेकिन यहां पे हम दो वर्ड यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, दो वर्ड यूज किए जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। ये टेबल आपने एनसीईआरटी में देखी होगी। अब ये क्या कहती है कि डिफरेंट मटेरियल्स का जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो अलग अलग है। वैक्यूम का 1 लेते हैं, एयर का स्लाइटली मोर देन 1, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, और भी कई सारे दिए हुए हैं आपके। अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो मैं वहां पे एल्कोहल भी दिया हुआ है 1.36, राइट? वहां पे कैरोसिन भी दिया हुआ है 1.44। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट? तो एवरी लाइट मीडियम हैज अ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, जो बताता है हमें कि कितनी लाइट रिफ्रैक्ट होगी, और ये एक से कम नहीं होती। और क्योंकि ये सिंपल रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती बच्चों। तो एन सिंपली क्या है? एन सिंपली क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in medium. So n is equal to c upon v, या n is equal to lambda नोट अपॉन lambda। lambda क्या है यहाँ पे? lambda नोट क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी तरह सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इन दोनों से हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब मैं बता रहा था आपको दो वर्ड होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। एब्सोल्यूट का मतलब ये है ना कंपैरिजन, रिलेटिव का मतलब भी आप कहोगे कि सर कंपैरिजन ही होता है। यस, ये स्टैंडर्ड है फ्री स्पेस और गिवन मीडियम का, क्योंकि फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट इज फिक्स्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो n इज इक्वल टू c अपॉन v, जो अभी हमने डेरिवेशन देखी थी, इसको हम म्यू से भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी लिखते हैं। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात जो आती है बच्चों, दैट इज अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां चले गए सारे, उनका क्या हुआ? तो म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ फ्री स्पेस इज मिनिमम, एंड वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है? अब दूसरा वर्ड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव
रिलेटिव्स तो सबके होते हैं, तो उनके साथ तो हमारा कंपैरिजन होता है कि भाई हमारा रिलेटिव है, उसका बच्चा, उसके तो जी 95% आ गए, तो आप अगर आप 10th क्लास में हो तो आपके साथ कंपैरिजन होगा ना। तो वही बात है, रिलेटिव कंपैरिजन है। तो अभी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, म्यू 1 2 मैंने लिखा है, इसका मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का रेशो जो है, रेशो किसका है, वेवलेंथ का या स्पीड ऑफ लाइट का। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 या लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक, ये निकाल सकते हो आप। तो ये होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, तो म्यू क्या आ जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। मीडियम 1 से मीडियम 2 का जो कंपैरिजन है वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इज इट क्लियर? चलिए, अब रेयर मीडियम का मैंने बताया था आपको बच्चों कि स्पीड लाइट की फास्ट होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो होगी। रेयर मीडियम है एयर और डेंसर मीडियम है ग्लास, सॉलिड मीडियम जिसको हम कहते हैं। अब जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन कॉजेज इल्यूशंस, इल्यूजन्स कॉज करता है कि ये पेंसिल आपको बैंड हुई दिखाई दे रही है, ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। कोइन अगर इसमें हम रख देते हैं तो कोइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमें। तो रिफ्रैक्शन कॉजेज इल्यूशंस, है ना। क्यों? क्योंकि जो सबमर्ज्ड पार्ट है, जो व्हाट यू से डूबा हुआ हिस्सा है ना, वो सरफेस के क्लोज होगा, क्लोज टू सरफेस एज कंपेयर टू एक्चुअल पोजीशन। इसी तरह फिश का होता है, फिश की रियल डेप्थ का हमें पता नहीं चलता, स्विमिंग पूल का बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे मिस हैपनिंग्स हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप बताइए मुझे। अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर बताओ मुझे, चलो चलो ये करके दिखाओ। ये आपके लिए डायग्राम है। अब इंसिडेंट एंगल आपको बताना है, इंसिडेंट रे आपको बतानी है, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सारे आपको मेंशन करने। फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, जल्दी। ठीक है, जल्दी से करो। चलो मैं बताता हूं, ये इंसिडेंट रे है आई, ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब इसका बता दो चलो आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, एयर का दिया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ग्लास कैसा मीडियम है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। डेंसर से रेयर में जाते टाइम लाइट रे मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर? चलिए, ये इसका आंसर आपको दिख रहा है, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो वही है जो रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस lies in the same plane, lies in same plane। दूसरा क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to angle of refraction is a constant and it is known as Snell's law. क्लियर टू एवरीवन? तो स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल आई पे, और दो मटेरियल के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है? तो ये डेरिवेशन है, ये इक्वेशन है। एन आई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम या मटेरियल। एन आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। थीटा वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड साइन इज साइन फंक्शन। तो एन आई साइन थीटा वन या इंसिडेंस इज इक्वल टू एन आर साइन थीटा आर। इस इक्वेशन से आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों? अब इसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें और है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर क्रिटिकल एंगल को हम एक्सीड कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट मटेरियल है, इंसिडेंट रे है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो वो उसी प्लेन में वापस आ जाएगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉज करेगी। उसी को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो शाइनिंग होती है डायमंड की, शाइनिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं उसमें। ठीक है? और एक वर्ड जो लेटरल इन्वर्जन की हम बात कर रहे थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम इमर्जेंट रे भी कहते हैं। जब ग्लास स्लैब में से लाइट रे पास होती है, ये ग्लास स्लैब है आपकी, तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल, जिसको हम इमर्जेंट वे भी कहते हैं, इमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच की, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ, फटाफट बताओ मुझे, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बोलो फटाफट। यहां तक समझ में आ गई बात है? अगर आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अदरवाइज अब शुरू करते हैं लेंस। ठीक है? दो टाइप के लेंसेज होते हैं, जैसे दो टाइप के मिरर्स हमने पढ़े, इसी तरह से दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। स्फेरिकल लेंस होते हैं कि नहीं होते? स्फेरिकल मिरर तो हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स हमने पढ़े, और अब बात कर रहे हैं हम लेंसेज की। बहुत सारे बच्चों को बेसिक डिफरेंस नहीं पता लेंस और मिरर का। तो बेटा लेंस क्या होता है? लेंस ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम का मटेरियल होता है जिसके दो सरफेस हैं, जिसमें से एक या कई बार दोनों के दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम लेंस कहेंगे, राइट? अब ये कन्वर्जिंग भी हो सकता है, ये डाइवर्जिंग भी हो सकता है, इसलिए दो टाइप के लेंसेज हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स जो कॉर्नर्स पे तो हो थिन, लेकिन सेंटर में से थिक हो, और जो लाइट रेज हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दे, कन्वर्ज कर दे, वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। बेसिक डिफरेंस याद आएगा आपको? बेसिक याद रहेगा आपको कि कहीं से भी लाइट आ रही हो, वो इकट्ठी हो जाए एक कॉमन पॉइंट पे, तो क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। बीच में से मोटा, डायमीटर ज्यादा, और कॉर्नर्स पे से थिन। जबकि इसका उल्टा करते हैं हम कि कॉर्नर्स पे से तो थिक हो जाए और सेंटर में से थिन, डायमीटर कम हो जाए, और जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज करती है, एक कॉमन पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में जाए, देन इट इज नोन एज डाइवर्जिंग और
कॉनकेव लेंस। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। डायमीटर ज्यादा तो कॉन्वेक्स, डायमीटर कम तो कॉनकेव। एंड्स पे थिन तो कॉन्वेक्स, एंड पे थिक तो कॉनकेव। अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेट करते हैं, जो बार बार यूज होते हैं वाइल यू सो न्यूमेरिकल्स, या आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं अपर्चर। अपर्चर बेटा सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि जो इफेक्टिव डायामीटर है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द लेंस, जिसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट होती है, या जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस सर्कुलर आउटलाइन में, सर्कुलर आउटलाइन का मतलब अगर हम ऐसे बनाए तो ये जो डायमीटर है वो उसका अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ अपर्चर, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ऑलरेडी हम बहुत सारी बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है बताइए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। अब मान लीजिए आपने ये बना दिया, या आपने ये वाला बना दिया, तो इसमें कोई तो पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे ना सेंटर के लिए। तो जो पॉइंट हमने सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा वो उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, कि वो पॉइंट जहां से लाइट रे सीधी पास हो जाए, अनडेविएटेड पास हो जाए, वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पी हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी लेटर से रिप्रेजेंट करते थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेजिनरी लाइन है जो हाफ ऑफ द अपर्चर होता है, हाफ ऑफ अपर्चर। फिर से वही बात आ गई, ये अपर्चर था, इसका हाफ कर देंगे तो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के थ्रू पास होती है, वो लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई कि अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से लाइट रे स्टार्ट होती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उसका प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए फोकल लेंथ दोनों केस में अलग अलग है, क्योंकि लाइट रे जहां पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, तो जहां पे मिलती हुई दिखाई देती है वहां पे आपको पता है वर्चुअल इमेज बनती है, और जहां एक्चुअली मिलती है वो क्या होती है? रियल इमेज होती है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि कौन सा लेंस कैसी इमेज बनाता है? एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मुझे। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है और क्या क्या रूल वो फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होगी? पास थ्रू फोकस। याद रह जाएगा आपको। ठीक,
सेकेंड रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से पास होती है तो उल्टा हो जाएगा, फोकस से जो आ रही है लाइट वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की आफ्टर रिफ्रैक्शन। याद रखना है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल आई थी तो फोकस में से पास हो रही थी, और फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होती है तो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाती है, विदाउट एनी डेविएशन इट पास स्ट्रेट। ठीक है, याद रह जाएगा ये भी। तो ये तीन रूल मेनली आपको ध्यान में रखने हैं। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है, कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। कॉन्वेक्स लेंस से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको रूल ध्यान है ना बेटा तो फटाक से हो जाएगा। अब देखिए आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे F1 और F2 दो दिखाई दे रहे हैं, जबकि मिरर के केस में सिर्फ क्या था, एक ही था, F या F1। सिमिलरली दूसरी साइड में भी F2 और 2F2 दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है लेंस के केस में। ठीक है, ध्यान रहेगा। इमेज फॉर्मेशन की बातें करें अब हम, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है पहले तो आप ये बताओ। स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब मान लो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां पे है, डिस्टेंस नहीं पता ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। दोनों साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या होगा, तो इमेज कहां पे बनेगी, एट F2। सारी की सारी लाइट रेज आप देख रहे हो यहां पे कन्वर्ज हो रही है, इमेज यहां पे बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, जो कि हाईली डिमिनिश्ड है, आप कह सकते हो पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज एट फोकस F2। क्लियर टू एवरीवन। सेकंड केस देखते हैं हम, ये इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको कहां पे हम यूज कर सकते हैं। आपने इस तरह का एक एक्टिविटी जरूर करके देखा होगा, आपके पास लेंस होता है, आप उसको पेपर पे या किसी चीज पे फोकस करते हो तो थोड़ी देर के बाद वो जलने लगता है। इवन आप अपने स्पेक्टेकल्स को भी यूज कर सकते हो, आपका जो चश्मा है ना उसको भी थोड़ी देर तक अगर रखोगे इस तरह से पेपर के ऊपर तो लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी और वो भी कागज को जला सकता है, पेपर को जला सकता है। अब सेकंड केस क्या कहता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड C1 है, बियॉन्ड C1 है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं है। तो क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा हमारा, आपको मिरर का भी थोड़ा बहुत ध्यान होगा। तो जो इमेज बनेगी बेटा रियल और इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो तो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाएगी, और जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां पे मिलेगी, वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, पहला रूल था हमारा। और ये दोनों लाइट रेज यहां पे कन्वर्ज करती हैं तो इमेज फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 मतलब ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। अब अगर C पे है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट C पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, या हम कह सकते हैं एट 2F है
तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी? तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बननी है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी और जो लाइट रे है कन्वर्ज करने के बाद सेम साइज की इमेज बनाएगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है। ये लाइट रे देखिए फोकस में से पास होके गई, यहां पे पहुंची और ये सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने के बाद यहां पहुंचती है। तो इमेज जो बनेगी सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो 2f1 पे था हमारा ऑब्जेक्ट और 2f2 पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फोर्थ केस क्या कहता है कि हमारा ऑब्जेक्ट f1 और c1 के बीच में है, f1 और c1 के बीच में, मतलब f1 और 2f1 के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में है। तो इमेज कहां पे बनेगी? f या 2f भी कह सकते हो आप इसको, f और 2f, क्योंकि इधर तो f2 और 2f2 है। तो f और 2f के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? दो चीजें तो आपको याद रखनी है कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अदर साइड है, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, 2f2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑफ द लेंस है। तो हाईली एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, लार्ज साइज इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2, जो कि रियल और इन्वर्टेड होगी। अब f1 पे है या f पे है हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? हाईली एनलार्ज इमेज, ये दोनों की दोनों लाइट रेज कहीं पे कन्वर्ज ही नहीं होंगी, कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगी, एट इन्फिनिटी। तो हाईली एनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। ठीक है, और लास्टली जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? बिटवीन लेंस एंड f1, लेंस और f1 के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है हम कह सकते हैं। तो इमेज कहां पे बनेगी? यहां पे अब ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड है मतलब बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसी की साइड में बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी जो कि लार्ज होगी एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट ही है ये, यहां पे हमारी इमेज। तो ये 6 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूं आपके लिए, आपको चीजें समझने में आसान हो जाएंगी। देखिए, आपको क्या क्या ध्यान रखना है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन ध्यान रखनी है। आपको क्या ध्यान रखना है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद रखनी है, ध्यान रखनी है। सेकंड चीज आपको क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है इमेज की डिटेल, इसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रखें। पहले केस में मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमें पता नहीं है कहां से लाइट आ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो f2 पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फोकस पे बनेगी एट f, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और f2 के बीच में है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, तो ये तो चीज रियल इन्वर्टेड तो आपको याद रखनी है, सिर्फ लास्ट केस में वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है f और 2f के बीच में, ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। थर्ड केस क्या कहता है? 2f पे है हमारा ऑब्जेक्ट एट 2f, तो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड, 2f पे है तो 2f पे ही बनेगी। फोर्थ केस क्या है हमारा?
ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड 2f, तो उल्टा हो जाएगा, एफ और 2f के बीच में है तो इंफिनिटी और 2f के बीच में उल्टा कर देना है। देखिए 2f पे थी, पहले इंफिनिटी और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहां बनी थी? बिटवीन एफ एंड 2f। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? एफ और 2f के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी और 2f के बीच में बनेगी। फिर पांचवा क्या कहेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है, ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया ये, तो एफ पे है तो एट इंफिनिटी। लेकिन ये भी कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। तो देखो आपने ये याद किया, ये आपको याद हो गया, ये क्या? ये हो गया। एफ पे रहना, सिर्फ एक डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है ये ध्यान रखना है आपको कि फोकस और पोल के बीच में है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो रियल और सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड, तभी तो वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो ये 6 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना, फोकस पे था तो इंफिनिटी पे, तो पहला और पांचवा सेम। इन्फिनिटी और 2f के बीच में था तो इमेज कहां बनी? f और 2f के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में है तो इंफिनिटी और 2f पे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो सेकंड और फोर्थ सेम हो गया। थर्ड में तो है ही सेम, f पे 2f पे था तो 2f पे इमेज बनेगी। तो ये 5 केस तो आपको वैसे याद हो गए। और लास्ट में ध्यान क्या देना कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनलार्ज बनेगी। तो ये 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। वही रूल्स ऑलमोस्ट सेम है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहां पे वर्ड क्या आएगा? अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज। डॉटेड लाइन का मतलब है अपीयर, एग्जैक्टली वहां पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, नहीं मिल रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। दूसरा क्या कहता है? फोकस से जाएगी तो अपीयर होगा कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। और तीसरा आपको पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन, सीधी चली जाएगी सी से सी में। तो ये 3 रूल है। और इमेज फॉर्मेशन 2 ही है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे है, हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो यहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हो एट फोकस। फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो कि वर्चुअल और इरेक्ट है, कॉनकेव के केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज तो वैसी बननी है वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन कैसी बनेगी? स्मॉल साइज की बनेगी या लार्ज साइज की बनेगी? लार्ज साइज नहीं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना, तो ये इमेज बनेगी स्मॉल साइज की। आप लोग ध्यान नहीं देते हो ना, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट सेम स्मॉल साइज, और कहां पे बनेगी? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां पे भी था, आप अगर यहां से भी देख लेते तो आप बता पाते। तो ये केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया है आपके लिए, इससे इजी चीजें नहीं हो सकती हैं। एक सिंगल पेज पे आप सारी की सारी चीजें याद रख सकते हो, सिंगल पेज से। 3 केसेस सिर्फ आपको याद रखने हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की सारी इमेज फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वही बातें हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में और कॉनकेव लेंस के केस में। फोकल लेंथ कॉनकेव में नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी, हमेशा याद रखना। डिस्टेंस सारी की सारी पोल से मेजर की जाती है, जो अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव, जो लेफ्ट साइड में होगी वो नेगेटिव, जो राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव। फोकल लेंथ का ध्यान रखना है, कॉनकेव में नेगेटिव और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव।
कि आप इस तरह से याद रख सकते हो, के में नेगेटिव रिस्क है। अब देखिए, मैंने मैग्निफिकेशन इसलिए नहीं बताया था मिरर का भी, क्योंकि कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अभी वैसे हम लेंस पढ़ रहे थे, मिरर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी मिरर की बात कर रहा हूं। रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो ये रेशियो क्या है, v अपॉन u। ठीक, याद रहेगा, माइनस v अपॉन u। h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी याद रहेगा। चलिए, अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इमेज की डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, f क्या है, फोकल लेंथ। ये भी याद आ जाएगा आपको। तो पहला मैग्निफिकेशन की बात करेंगे हमने, दूसरा मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या थी, माइनस v अपॉन u। फोकल मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला क्या था, देखो अभी, सॉरी, मिरर फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अब यहां पे फर्क क्या आ गया, सिर्फ मिरर में पॉजिटिव था, मिरर फॉर्मूला में ये क्या था, रिलेशनशिप 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, और यहां पे क्या हो गया, माइनस, ये रिलेशनशिप है। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला इसीलिए मैंने एक साथ बताया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा अब आपको। चले आगे, पावर ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ की फोकल लेंथ का उल्टा कर देंगे तो क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, और एसआई यूनिट होती है पावर की डायरेक्टर। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको पावर ऑफ द लेंस। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो उनकी फोकल लेंथ को भी हम कंबाइन कर देंगे। ये मैग्निफिकेशन की बात है, मैग्निफिकेशन भी उनकी कंबाइन हो जाएंगी। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है बेटा, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई इम्पर्ट रहता है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ लीजिएगा। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेसन। थोड़ा सा लेंथी लेसन है, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत यूजफुल चैप्टर है।